सभी का स्वागत है मेरे V2 स्टडी ई नर्सिंग चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एबीजी एनालिसिस पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने एबीजी की बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया। आज उसे भी एक बार फिर से रिवाइंड करके नेक्स्ट चीज़ों को आपसे डिस्कस करेंगे। ब्लड गैस जिसमें क्या रहता है, पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन का जजमेंट निकल के आता है। किसी भी पेशेंट का एबीजी फॉलो करने होते हैं। एबीजी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको इक्विपमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हेपेनाइज सिरिंज, स्वैब, माइक्रोपोर और एक आपको असिस्टेंट या फिर कोई भी आपको सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए जिससे कि आप एबीजी पेशेंट का एबीजी कलेक्शन करें। किसी भी पेशेंट का एबीजी कलेक्शन पहले से आप पेशेंट को वर्बली कम्युनिकेट करना पड़ेगा या वर्बल कंसेंट आपको लेना पड़ेगा कि हम आपका एक सैंपल लेना चाहते हैं जिसमें थोड़ा पेनफुल रहेगा, पेनफुल प्रोसीजर है। उसके बाद आप प्रोसीड करें, साइट को क्लीन करें। आप सबसे पहले तो साइट सेलेक्शन करें। जब भी किसी पेशेंट का आपको कॉमन साइड है सारी पता होना चाहिए एबीजी की कौन कौन सी कॉमन साइड है। आपकी कॉमन जो साइड है नॉर्मली 9 पल्सेस साइड को ही एबीजी साइड्स बोला जाता है। मोस्ट कॉमन जो साइड है आपका रेडियल आर्टरी रहता है, अल्नर आर्टरी है, फीमोरल है और भी साइड हैं जहाँ से आप किसी भी पेशेंट का एबीजी ले सकते हैं। एबीजी किसी भी पेशेंट का एबीजी लेने से पहले आपको सभी पेशेंट का एलन टेस्ट करना होता है। एलन टेस्ट का पर्पज होता है पेटेंसी ऑफ आर्टरी। किसी भी पेशेंट की आर्टरी की पेटेंसी देखने के लिए हम एलन टेस्ट करते हैं। किसी भी पेशेंट में एलन टेस्ट करने के लिए क्या करना होता है, किसी भी मान लीजिए आपने रेडियल साइड को या अल्नर साइड को प्रेफर किया। मान लीजिए किसी पेशेंट को आपने अल्नर साइड को प्रेफर किया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अल्नर आर्टरी को फील करना है 2 या 3 फिंगर्स के साथ। फिर उस पर प्रेशर पुटअप करना है एटलीस्ट 30 सेकेंड। 30 सेकेंड्स के बाद आपको प्रेशर को रिलीज करना है और आपको पाम को ऑब्जर्व करना है। अगर पाम्स पिंक हो जाता है, रिटर्न बैक हो जाता है विद इन 6 सेकेंड तो आपको वहां से एबीजी ले सकते हैं। अगर किसी पेशेंट का रिटर्न बैक नहीं हो रहा विद इन 6 सेकेंड तो आप वहां से एबीजी विड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि पेटेंसी आपके ब्लड फ्लो डिक्रीज है तो उस साइड को आप अवॉइड करेंगे तो आप दूसरी साइड को प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर एबीजी आप एबीजी का सैंपल कलेक्शन के बाद आपको तुरंत या इमीडिएट विद इन 50 मिनट्स में आपको सैंपल्स को लेबोरेटरी में भिजवाना होता है। 5 मिनट में आपका रिपोर्ट हो जाता है। एबीजी एनालिसिसर आपको 5 मिनट में रिपोर्ट अपडेट कर देता है। उसके बाद आपको अपने डॉक्टर साहब को एबीजी को दिखाना होता है। तो मोस्टली जो कंपोनेंट्स होते हैं एबीजी में, पिछले एबीजी में कौन कौन से कंपोनेंट मोस्टली देखे जाते हैं किसी भी पेशेंट का एबीजी एनालिसिस करने में। आपने देखा था कि किसी भी पेशेंट का ब्लड पीएच क्या है, CO2 क्या है, O2 लेवल क्या है पेशेंट का, या फिर आपने पढ़ा था बाइकार्बोनेट लेवल। तो आप बेसिकली नॉर्मल रेंज जान लेंगे अभी कि इसमें क्या क्या नॉर्मल रेंज होती है। किसी भी पेशेंट का ब्लड पीएच जो नॉर्मल रेंज होता है 7.35 से लेकर 7.45 mmHg होता है। बाइकार्ब लेवल जो होता है 22 से 27 mm मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है। किसी भी पेशेंट का पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 80 से 100 mmHg होता है। किसी भी पेशेंट का पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 35 से 45 mmHg होता है। O2 लेवल जो होता है या फिर सैचुरेशन आप इसे बोल सकते हैं 96 to 100 होता है एबीजी का। अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था। A फॉर आर्टेरियल, B फॉर ब्लड, G फॉर गैस। 1909 में सोरेन ने बताया एक स्केल दिया जिसका नाम है पीएच स्केल, जिसमें हमने जाना था कि अगर किसी पेशेंट का पीएच लेवल 7 है तो उसे हम न्यूट्रल कंडीशन में करते हैं। अगर किसी पेशेंट का पीएच लेवल लेस देन 7 है तो उसे हम एसिडिक कैटेगरी में रखते हैं। अगर किसी पेशेंट का पीएच लेवल ग्रेटर देन 7 है तो उसको हम लोग एसिडिक कंडीशन में रखते हैं। मान लीजिए किसी जो ब्लड का जो पीएच होता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है और आपके जो ब्लड का पीएच लेवल होता है 7.35 से लेके 7.45 होता है जो नॉर्मल। और भी टेस्ट है किसी भी पेशेंट का कॉमन साइड आपका रेडियल साइड को माना जाता है। हीमोग्लोबिन जो नॉर्मली हीमोग्लोबिन होता है ह्यूमन बॉडी में 12 से 14 होता है। नॉर्मल सोडियम लेवल 135 से लेके 145 मिलीग्राम पर लीटर होता है। किसी भी पेशेंट का कैल्शियम लेवल जो होता है एबीजी में 9 से 11 mg/dl होता है। पोटेशियम जो लेवल होता है 3.5 से लेके 5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। अगर किसी भी पेशेंट का सोडियम लेवल लेस देन 35 हो गया तो उसे हम हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट का सोडियम लेवल जो है 145 से लेके
वो 145 हो गया तो उसे हम हाइपर नेट्रीमिया बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट का पोटेशियम लेवल 3.5 से नीचे जाता है तो उसे हम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट का पोटेशियम लेवल ग्रेटर देन 5 जाता है तो उसे हम हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया बहुत सेंसिटिव चीज़ है। इसमें पेशेंट का सडन हार्ट बह सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। तो चल रही है, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का आपने सबने पढ़ा पीएच, जो ब्लड का जो पीएच होता है आपका 7.35 से लेके 7.45 नॉर्मल होता है। ये हम सब ने पढ़ा है अभी पिछले पार्ट 1 में। अगर किसी पेशेंट का पीएच लेवल मान लीजिए 7.34 है तो इस कंडीशन को हम एसिडिक कंडीशन में मानते हैं। अगर किसी पेशेंट का पीएच लेवल 7.46 है तो उस कंडीशन को हम एल्कलोसिस के नाम से जानते हैं। अगर किसी पेशेंट का पीएच लेवल मान लीजिए लेस देन या फिर 6 हो गया, अगर किसी पेशेंट का जो पीएच लेवल है 6 आ गया तो वो लाइफ थ्रेटनिंग या डेथ का कारण बनता है। अगर किसी भी पेशेंट का पीएच लेवल 8 हुआ तो ये भी लाइफ थ्रेटनिंग या डेथ का कारण बनता है। किसी भी पेशेंट का आपका पीएच लेवल इन लेवलों से ड्रॉप करता है तो उस कंडीशन में पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो पीएच या एवीजी का इतना बड़ा रोल है किसी भी डिजीज को पकड़ने के लिए।